Hey guys, welcome to my YouTube channel Commerce Junction. My name is Tanu Singhal and हम आ गए हैं SM सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो अब आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ कि जो नोट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये रिविजन लेक्चर्स हैं तो ये रिविजन पर्पज़ के लिए हैं। तीसरी चीज़ कि जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड आपको स्टार्टिंग में ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा टिपिकल सा भी है, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समझ आ रहा है शायद, लेकिन आप पेशेंस रखना। एट द एंड आपको ऐसे हो जाएगा कि हाँ मुझे समझ आ गया, ठीक है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये चैप्टर का नाम है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सी, ये दो वर्ड से मिलके बना है, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो बिजनेस पॉलिसी की बात करती हूँ। तो बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। स्ट्रैटेजीज का बेसिक मतलब क्या हो गया? हम लोग प्लान्स बनाते हैं। जब हम उस प्लान को हमारी कंपनी में एज अ रूल अप्लाई कर देते हैं या ऐसे रेगुलेशन अप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाती है बिजनेस पॉलिसी। यस, जब आप अपने प्लान को एक तरीके से रूल बना देते हो कि हाँ आज से ये कंपनी का रूल हो जाता है, तो वो आपकी कंपनी की बिजनेस पॉलिसी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिजनेस पॉलिसी का मतलब समझ आ गया होगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आगे समझेंगे। यहाँ पर ये दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी, तो इसमें यही गिवन था कि जब आप अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को एक फ्रेमवर्क देते हो, एक फ्रेमवर्क के तरीके से उसे प्रेजेंट करते हो, तो वो आपकी बिजनेस पॉलिसी हो जाती है। इससे क्या होता है कि ये एक तरीके से आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हेल्प करता है और साथ ही साथ में आपको अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो गए और सब चीज़ें हो गई उन्हें अचीव करने में हेल्प करता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है एंड ये एंड तक ये वर्ड्स साथ में चलेंगे। दैट इज़ कॉल्ड प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। कि जो स्ट्रैटेजीज होती हैं किसी कंपनी की वो पार्टली प्रोएक्टिव होती हैं और पार्टली रिएक्टिव होती हैं। प्रोएक्टिव क्या होता है कि आपने स्ट्रैटेजीज जब बना रहे हो, स्टार्टिंग में ही कुछ मेजर्स ले लिए हैं, स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं सो दैट आपको आगे दिक्कत ना है। रिएक्टिव क्या हो गया? मतलब रिएक्शंस, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, बाद में एनवायरनमेंट में जो चेंज आया है, देन कैसे आपका बिजनेस उस पर रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव। रिएक्टिव मेजर्स वहाँ लिए जाते हैं कि वहाँ रिएक्शन आएगा देन हम लेंगे। तो प्रोएक्टिव मेजर्स में क्या हो गया कि केयरफुल प्लानिंग आती है, डेलिब्रेट मैनेजमेंट हो जाता है। और ये होता है किस लिए? एक तरीके से हमें एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को खोना दे, इसके लिए कि भैया अचानक से चेंज हो गया तो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो इसलिए हम पहले से चीज़ें बना के रखते हैं। दूसरी चीज़, ताकि हमारे बिजनेस की मार्केट में जो परफॉर्मेंस है या पोजीशन है वो हम होल्ड करके रखें और एक अच्छी पोजीशन बना के रखें, ठीक है। रिएक्टिव मेजर्स क्या हो गया कि कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आया और हमारा बिजनेस उसमें रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा डिज़ास्टर ना हो, हम लोग चीज़ों को सही से संभाल सके, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ आ गया कि प्रोएक्टिव क्या होता है और रिएक्टिव क्या होता है, ठीक है। इसे याद रखना, ये आगे भी आएगा। अच्छा, अब आता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले ये देखो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती क्या है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मतलब अपनी कंपनी के लिए जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ड हो गया ना, आपके लिए जो इन्वायरमेंट है, जो कंपनी के लिए इन्वायरमेंट हो गया, उसको हम सुना होगा हमने, कॉर्पोरेट वर्ड है, ये बीच में हमारी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो फर्म है, हाँ अगर फर्म है, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ज़माने के साथ चलना चाहिए, तो वही वाली चीज़ है। अगर फर्म इन्वायरमेंट के साथ नहीं चलेगा, उसके साथ साथ नहीं चलेगा, या तो पीछे रह जाएगा या आगे चलेगा। ज़्यादा आगे चलेगा तो भी अभी लोगों को उतना टेक्नोलॉजी का नहीं पता होगा, लोग इतने अवेयर नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप पीछे चलोगे तो आपका बिजनेस ही छूट जाएगा, आप बिल्कुल वर्क नहीं कर पाओगे, ग्रोथ ही नहीं है फिर तो इसीलिए ये इंश्योर करता है कि जो फर्म है वो अलाइन रहे एनवायरनमेंट के साथ। दूसरी चीज़, देखो आपने 12th में भी पढ़ा होगा कंट्रोलिंग वाली चीज़ में कि पहले, अच्छा 12th में क्या, आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, कि हम लोग पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम लोगों को इतना अचीव करना है, इतना ये सब करना है, एंड देन एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है और लास्ट में हम लोग मेज़र करते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या थी और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है ना, वो एक तरीके से बैलेंस बिठा के रखती है। मतलब जो आपने स्टैंडर्ड बनाया होगा उससे आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी लगभग होनी चाहिए, अगर कम नहीं होनी चाहिए। तो ये इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखती है, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जहां आपको पहुंचना था, और जो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसके बीच में। अच्छा, उसके बाद जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, बेसिकली जो भी चीज़ होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। खाली आपका ये नहीं है खुद के मोटिव रख लिए, कॉम्पिटिशन में भी आपको बरकरार रहना होता है,
ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपको तभी मिलेगी अगर आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी सही होगी। अगर आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो आपके कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज ले जाएंगे, भाई आप रह जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। तो वही वाली चीज़ होती है, आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो वो इफेक्टिव तब होगा जब आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, तो ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। विल हैव, अच्छा इसका वाइड इफेक्ट होता है। अगर देखो आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर पा रहे हो, आप सब काम जो आप सोच रहे थे सब काम वैसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप अपनी कंपनी के फ्यूचर को बहुत अच्छी शेप दे रहे हो। तो ये इसमें हो गया कि ये हेल्प करता है आपकी कंपनी के फ्यूचर को शेप करने के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ में ये प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों होता है। तो बेसिकली सारा कुछ कंपनी के हित में करने के लिए, कंपनी के लिए अच्छा करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसमें लिख दी गई हैं कि कंपनी एनवायरनमेंट के साथ चले, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले, सारे के सारे डिसीजन अच्छे ले। तो इस टाइप की सारी चीज़ें आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेरियस स्टेजेस या फिर लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं बहुत ईजिली आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने 12th में पढ़ा होगा, हायरार्की पढ़ी होगी, जिसके अंदर आपने ऐसा पिरामिड देखा था जहाँ पे यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट था, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट था एंड यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट था। इसी को ही नाम दे दिया गया है। टॉप लेवल को हम लोग कॉर्पोरेट लेवल बोल देते हैं, मिडिल लेवल को हम लोग बिजनेस लेवल बोल देते हैं एंड लोअर को हम लोग फंक्शनल लेवल बोल देते हैं। टॉप लेवल में अब आप समझते होंगे जैसे CEO हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हो गया, तो यही सारी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल में आती है। बिजनेस लेवल में ज़्यादातर मैनेजर्स हो गए, HR मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं, डिविजनल मैनेजर्स हो गए, ये सारे बिजनेस लेवल पे आते हैं। फंक्शनल लेवल जो एक्चुअल में काम करते हैं कंपनी में, काम तो सब करते हैं बट जो लोअर लेवल पे होते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल मैनेजर्स हो गए, फाइनेंस प्रोडक्शन, इन सब में जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे फंक्शनल लेवल में आता है। तो यहाँ तीनों पे ही स्ट्रैटेजीज़ का कुछ ना कुछ काम होता है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ कॉर्पोरेट लेवल बनाता है, कुछ बिजनेस लेवल बनाता है, कुछ फंक्शनल लेवल बनाता है। तो तीनों की है हेल्प से ही तो बिजनेस चलेगा। ऐसा तो है नहीं खाली टॉप लेवल कंपनी चला सकती है, ऐसा नहीं है बिजनेस लेवल चला सकता है, या ऐसा भी नहीं है सिर्फ फंक्शनल लेवल चला सकता है। तीनों की कोऑर्डिनेशन से ही एक कंपनी चलती है, एक बिजनेस चलता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। देखो अब चलते हैं। तो इतना हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद आता है शॉर्ट नोट बताना है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट पे। सी अभी हम लोगों ने हायरार्की की वो 3 पढ़े थे कि यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल, यहाँ पर बिजनेस लेवल एंड यहाँ पर फंक्शनल लेवल। तो अब हम इन तीनों का एक एक करके पढ़ेंगे कि इनका काम क्या होता है और कैसे करते हैं। बहुत ईजी है एंड बहुत ईजिली हो भी जाना चाहिए क्योंकि हमने 12th में सब कुछ पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल के चलती हूँ। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है इसमें कौन लोग आते हैं, जैसे CEO वगैरह, ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा। इनका काम क्या होता है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी अपनी चीज़ें कर ली, दैट्स इट, क्योंकि पूरी कंपनी का कारोबार वगैरह सब कुछ इन्हीं के ऊपर होता है। तो इसीलिए यही विजन और मिशन डिसाइड करते हैं। विजन और मिशन को आप पूरा अभी आगे भी चलकर पूरा डिटेल में भी पढ़ोगे, बट विजन मिशन मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, कंपनी क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलेगी, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज आएंगे, किस सेक्टर को कितना रिसोर्स मिलेगा, कौन सा सेक्टर कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा सेक्टर कैसे बिहेव करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अब जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तो मोटा मोटा बना लिया कि अच्छा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि बिजनेस लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये सोचा कि इस बार जैसे कि हम लोग हर साल क्या रखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखते हैं। इस बार हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी होगी सेल्स मैक्सिमाइजेशन। हम लोग सेल्स मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। तो ये चीज़ वो तो सिर्फ ये बोलेंगे कि हमें सेल्स बढ़ानी है। बिजनेस लेवल का काम है अब ये सोचेंगे कि भाई हाँ टॉप लेवल ने बोल दिया सेल्स बढ़नी चाहिए, बस वो तो बोल देते हैं कि हमें सेल्स बढ़ानी है। अब कैसे बढ़ानी है, किस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, ये सब दिमाग लगाएगा बिजनेस लेवल मैनेजमेंट। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट उन जो चीज़ों पे दिमाग लगाएगा, उन चीज़ों पे स्ट्रैटेजी बनाएगा, उन चीज़ों पे प्लानिंग करेगा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सारी बात करके पूरा सोच समझ कर ही डिसीजन लेते हैं और अपने लिए स्ट्रैटेजी चुनते हैं। उन स्ट्रैटेजी को प्लान कैसे करना है, उनको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, कैसे लोगों को उसमें जोड़ना है, वो सारा काम बिजनेस लेवल का होता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा, फंक्शनल लेवल का क्या है, अब जैसे बिजनेस लेवल ने तो बना दिया स्ट्रैटेजी,
कि भैया तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, बट फंक्शनल लेवल ऐसा लेवल होता है जो उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करता है, जो उसे एक्चुअली करता है, वो काम करता है। एंड उसमें अगर उसको लगता है कि यार नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं लगती काम करेगी, या फिर ये चीज़ें काम नहीं हो पा रही है, जैसा बिजनेस लेवल मैनेजमेंट चाह रहा था वैसा इनपुट आउटपुट नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें वो उसे कम्युनिकेट भी करेगी कि भैया जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा देख लीजिए, ताकि हमें स्ट्रैटेजी हम अच्छे से चेंज करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। तो इसमें लिखी हुई है कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देगी बिजनेस लेवल को, कॉर्पोरेट लेवल को, जो भी वो लोग काम करते हैं, सारी चीज़ें आप ये सब पढ़कर देख सकते हैं, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड बात आता है कि फीचर्स या फिर मैं बोलूँ डायमेंशन कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होने चाहिए। मतलब अगर आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो आपके डिसीजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो चीज़ें, एक तो जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं ना, जो स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिसीजन, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, क्योंकि वो पूरे बिजनेस का सोच के चलता है। अब आप फंक्शन लेवल, बिजनेस लेवल का कुछ नहीं होता, टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको बनाता है, क्योंकि वो बहुत रिस्की होते हैं और पूरे के पूरे बिजनेस में वो इम्प्लीमेंट होने वाले होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हाईली आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारा फाइनेंस भी लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगते हैं, क्योंकि जब तक आपको रिसोर्सेज नहीं पता, आपको ये नहीं पता हमारी कंपनी के पास कितना पैसा है, हमें ये नहीं पता हमारे पास कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी सारी चीज़ें, तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हो। इसलिए ये बहुत रिस्की होता है, इसमें फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा लगा होता है इसमें। इसके बाद आता है कि जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं वो फ्यूचर के लिए बनते हैं, और फ्यूचर की इन्वायरमेंटल कंडीशन को देख के बनते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट में, देखो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था इन्वायरमेंट वाला कि बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के चलना है। बिजनेस इन्वायरमेंट में जब हम एनालाइज वाली चीज़ कर रहे थे तब था ना कि हम पहले देखते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चेंजेस आने वाले हैं, देन हम लोग उसके लिए प्लान्स बनाते हैं। तो स्ट्रैटेजिक जो डिसीजन होते हैं वो एनवायरनमेंट की चेंजेस को देखकर ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में अगर ये चेंजेस आएंगे तो हम लोगों का बिजनेस उस पर कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे एडजस्ट करेगा उस माहौल में। ठीक है, उसके बाद आता है कि डिफरेंट सेक्शंस के लिए एक डिसीजन हर एक के लिए अलग तरीके से इफेक्ट करता है और अलग डिग्री में इफेक्ट करता है। मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गया वो एक पर्टिकुलर डिसीजन, किसी के लिए इतना सा अफेक्ट किया है वो पर्टिकुलर डिसीजन, तो ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये लॉन्ग रन के लिए होता है कि बड़े लंबे समय तक ये चीज़ें चलें, बड़े लंबे समय तक हम चीज़ों को अचीव कर पाएँ। और साथ ही साथ में ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं वो इसलिए होते हैं बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आएंगे उसके लिए हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस करते हैं ताकि हम उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। बाहर चेंजेस आ रहे हैं तो इसलिए हम अपने घर में थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं। बाहर बारिश होने वाली है, हमें पता है बहुत तूफान आने वाला है, तो हम घर में थोड़ी ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हम तमीज़ से रह सकें। तो वो वाली चीज़ होती है। आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन का फीचर्स कैसे होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं इस चैप्टर को जल्दी जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा टाइम बीता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। तो पहला वर्ड हो गया मैनेज, कि मैनेज करना है। मैनेज किसके साथ करना है, स्ट्रैटेजी के साथ मैनेज करना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजर का मैनेजरियल प्रोसेस हम लोग इसमें करते हैं, जैसे कि हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंट करते हैं उन स्ट्रैटेजी को, एंड देन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उस पर करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं। यही है आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि हम लोगों को कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे विजन बनाना है, कैसे मिशन बनाना है, कैसे हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, कैसे सारी चीज़ें करनी है, और अगर इन चीज़ों में गड़बड़ हो जाए तो उसे सही भी कैसे करना है। तो ये सब हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आपको मीनिंग पता लग गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली चीज़ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए, कि भैया राइवल्स हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगी तो कैसे सर्वाइव करेंगे, खा जाएंगे लोग हमें, बिजनेस को, बिजनेस को। तो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करनी होगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है। दूसरा कि मैंने कल ही बताया था, एनवायरनमेंट में इतने चेंजेस आते रहते हैं जल्दी। अगर बिजनेस उन चेंजेस के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो पीछे रह जाएगा, और पीछे रह जाने का मतलब है ग्रोथ नहीं होएगी, आपका बिजनेस पीछे रह गया, अब आप उसे चलाने में थोड़ा उतना
नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव ये होता है ताकि जितने भी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में और जो हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उन सब में तो हम लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाएँ। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यही वो होता है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी से ऐसा मैनेज करके चलें कि हमें कभी कोई दिक्कत ना आए, ना हमारे कॉम्पिटिटर से दिक्कत आए, ना हमें अपने एनवायरनमेंट से दिक्कत आए। कि बेसिक यही दो हैं कहाँ हमारे राहु केतु बन के खड़े रहते हैं कि अगर एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया तो कॉम्पिटिटर्स ऐसे फट करके मारता है कि भैया अब तो गया, और अगर सिर्फ कॉम्पिटिटर पे ध्यान देंगे, एनवायरनमेंट छोड़ दिया, तो मतलब ये तो वो हो गया, उसके पीछे पीछे चल दी, एनवायरनमेंट को भूल गए, तो गली बचाते बचाते पूरा शहर जला दिया, वो वाली चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और यही इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो, ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात हो रही है कि भाई हम बचाते हैं, ये करते हैं, मैनेज करते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ मैनेज करते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है, करते कैसे हैं? तो बहुत इजी है। जैसे हम लोगों ने कल समझा था ना कि एनवायरनमेंट एनालाइज में कि हम पहले ये देखते हैं कि हम अपनी करंट सिचुएशन में हैं, कैसी करंट सिचुएशन है हमारी, हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है हमारी, देन हम ये देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं, देन हम उन चेंजेस के बारे में सोचते हैं, देन हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, समझो, बातों से समझो, आपको पूरा इससे भी सारा समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। चोर है, ये एक चोर है, हाँ एक चोर है, सच्ची में एक चोर है, ठीक है। ये पैलेस है जिसके अंदर डायमंड रखा हुआ है, ठीक है। अब इस चोर को ना इस डायमंड को चुराना है, मोटिव ये है। तो सबसे पहले बात तो क्या है, पहले तो ये देखेगा मैं हूँ कहाँ पर, कौन सी स्टेज पे हूँ। तो पहली स्टेज ये होती है, पहले तो चोर ये सोचेगा कि मैं हूँ कहाँ, मैं क्या किस पोजीशन में हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई कि उसने सोच लिया कि मैं हूँ कहाँ। अच्छा, अब चोर सोचेगा कि मुझे चुराना क्या है। अगर उसे यही नहीं पता कि उसे चुराना क्या है तो वो चुराएगा क्या, और चुराएगा ही क्यों, उसे कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले ये भी सेकंड ये जानने की ज़रूरत है कि उसे चुराना क्या है। तो अब उसने जान लिया कि ये पैलेस के अंदर ये डायमंड है और मुझे ये चुराना है। तो सेकंड चीज़ हो गई कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ अचीव करनी है। पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन सी करंट पोजीशन पे हैं, हम आज कहाँ खड़े हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें चुराना क्या है, हमें सेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सेट हो गए। उसके बाद देखते हैं कि इस महल तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते जाते हैं, 1 2 3। अच्छा, ये 3 रास्ते इस महल तक जाते हैं। तो हम लोगों को ये देखना होता है, बेसिकली चोर अब ये सोचेगा कि मैं कितने रास्ते हैं जिससे मैं ये महल में पहुंच सकता हूँ। तो इसी तरीके से हम भी ये देखते हैं कि ऐसे कितने वेज हैं जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये टोटल कि कितने रास्ते हैं देखने का हमारा हो गया थर्ड प्रोसेस। अच्छा, चौथा प्रोसेस क्या होगा? अब मेरे को 3 रास्ते तो दिख गए, चोर को 3 रास्ते तो दिख गए। अब वो सोचेगा कौन सा रास्ता सबसे सेफ है जिससे जाकर मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर सकता हूँ, कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से जाके मैं महल में जा सकता हूँ और उस डायमंड को चुरा सकता हूँ। तो वो वाली चीज़ आती है। तो हम ये देखेंगे अपना 4th स्टेप में कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेस्ट है सो दैट हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। तो ये है, चोर वहाँ पर पहुँच जाएगा, उसको सेकेंड रास्ता अच्छा लगा था तो उसने वो अचीव करके ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया, ऑब्जेक्टिव के पास पहुंच गया, मतलब हीरे के पास पहुंच गया, डायमंड के पास पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसके पास यहाँ पे ना बीम्स थी, ऐसे रेज थी, उसको ये चीज़ पता नहीं थी, तो उससे टच हो गया और पुलिस आ गई और उसने गड़बड़ हो गई। वो भाग गया लेकिन गड़बड़ तो हो गई, पता तो लग गया कि कोई चोरी करने आया था। तो ये वाली चीज़ क्या होती है? 5th चीज़ ये होती है कि हम लोगों ने देखो 4 तक हम लोगों ने रास्ता पता कर लिया था, हमने ऑब्जेक्टिव पूरा लगा दिया था। तो 5th में क्या होता है, हमने पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं चोरी करने के लिए, मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पहुँच गए हैं। लेकिन एंड टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग उसे अचीव नहीं कर पाए या कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो अब हम ये देखेंगे, अब ये चोर देखेगा यार मुझसे गलती कहाँ हो गई, अच्छा मैंने ये रेस के बारे में नहीं पढ़ा, मैंने इसके बारे में नहीं जाना कि अच्छा वहाँ पे ऐसा कुछ था, लेज़र लाइट्स थी जिसके थ्रू अलार्म बज जाता है, तो ये गलती कर दी। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि अच्छा हमसे ये मिस्टेक हो गई, इस वजह से हमारा ये चीज़ छूट गया और हमारे हाथ से डायमंड चला गया, हमारे हाथ से वो ऑब्जेक्टिव चला गया। ठीक है, तो आई होप अब आपको 5 चीज़ें समझ आ गई होगी। पहले हम देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं, उसके बाद हम अपने देखेंगे हमें क्या चुराना है, दैट मीन्स हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने रास्ते हैं, कितने रास्तों से हम जा सकते हैं, तो हम अब कितने रास्तों से उन्हें अचीव कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा बेस्ट रास्ता है, एंड देन कुछ कमी हो जाती है तो क्यों कमी हुई है वो देखना है। ओके,
यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आता है बेनिफिट क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो बेनिफिट आप खुद भी बता सकते हो, आपको इतनी चीज़ें मालूम हो गई है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के साथ मैनेज करता है सारी चीज़ों को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव मोड में रखता है रिएक्टिव से ज़्यादा। प्रोएक्टिव मतलब हम पहले से ही सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं, हमने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई होती है, हम लोग ये रिएक्शन का वेट नहीं कर रहे होते कि अच्छा एनवायरनमेंट चेंज होएगा तो बहुत ड्रास्टिक कोई चेंज आ जाएगा। उस ड्रास्टिक चेंज से हम लोग बच जाते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है। अच्छा, सारे डिसीजंस को एक तरीके से अच्छे से हम लोग सारे डिसीजन अच्छे से लेते हैं और फर्म का फ्यूचर हम लोग बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं और बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। साथ में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे, क्या पहले ही स्ट्रैटेजी बना रखी है कि पहले क्या वो प्रूडेंस प्रिंसिपल आपको याद होगा कि पहले ही कोई लॉस कोई दिक्कत आने वाली है तो पहले ही प्रोविजन बना के रख लो। तो वही वाली चीज़ है कि पहले ही हम तैयार रहते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ। स्ट्रैटेजी एक तरीके से कंपनियों का हथियार होती है, हम अपने हथियारों के साथ सही हैं, अब कोई भी अटैक करते तो हम लोग जीत जाएंगे। उसके बाद कि हमारे पास जितने भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं वो भी हम अचीव कर पाते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छा हो तो। यहाँ पर हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है मिशन। जल्दी से इसे सुनेंगे समझेंगे क्योंकि ये लास्ट टॉपिक आ गया है इस चैप्टर का, तो इसे जल्दी से देख लेंगे। मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन मतलब आपको एक मिशन का मतलब ये होगा कि आपको एक चीज़, एक टारगेट कुछ अचीव करना है, दैट इज़ कॉल्ड मिशन। आप यहाँ खड़े हो, मैं जल्दी से एक बार बता देती हूँ, आपको मिशन विजन दोनों समझ आ जाएंगे। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और ये ब्रिज है और यहाँ पर डायमंड है, स्टार है, ठीक है, यहाँ पर स्टार है, आपको वो स्टार लेना है। तो यहाँ पर पहुँचना तो आपका मिशन है, यहाँ पर पहुँचना तो आपका मिशन है। लेकिन जो ये आपका पाथ होगा, यहाँ पर आपको चाहिए होगा विजन, कि भाई आप अपने विजन से ये चीज़ देखोगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। चलकर पहुँचोगे, गाड़ी से पहुँचोगे, कार से पहुँचोगे, मतलब किस चीज़ से पहुँचोगे, कैसे पहुँचोगे, ये सब आपके विजन में आ जाएगा। और मिशन आपका मतलब कि बेसिक जो टारगेट है, आपको जो चीज़ अचीव करनी है, दैट इज़ कॉल्ड मिशन। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि मिशन और विजन में क्या होता है डिफरेंस, और आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। पता क्या होता है, मतलब भाई खुश हो जाता है एकदम, भाई तेरा लिख के आया पूरा स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में लिख के आया एकदम। और 2 महीने बाद जब पेपर के जब रिजल्ट आते हैं उसमें कम मार्क्स आते हैं और सोचते हैं यार भाई तो इतना लिख के आया था, मार्क्स क्यों नहीं आए। तो विजन में मिशन और मिशन में विजन लिख के आता है भाई, और फिर मार्क्स की डिमांड करता है। तो इसलिए ध्यान रखो इस चीज़ का। तो मिशन को जल्दी से देख लेते हैं कि मिशन में क्या होता है। एक तो स्पेसिफाई करता है कि हम लोगों को क्या अचीव करना है, बिजनेस फर्म को क्या अचीव करना है। कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, सबको पता होता है। मिशन अगर सबको पता होगा तभी तो चीज़ है। श्रीकांत भैया को अकेले को पता होगा, अकेले राजी को पकड़ने भेज देंगे तो श्रीकांत भैया तो मर के आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसीलिए पूरी टीम होती है, पूरा टीम, जैसे हमारी पूरी कंपनी है, ऊपर से लेके तीनों मैनेजमेंट्स, तीनों एक तरीके से टीम की तरह काम करते हैं और सभी को मिशन के बारे में पता होता है कि हमारा ये मिशन है, हम लोगों को ये अचीव करना है। अच्छा, जो मिशन होता है वो जस्टिफाई करता है फर्म की प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस को। इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि यही सारी चीज़ें आगे मिशन स्टेटमेंट में काम आएगी। मिशन स्टेटमेंट में यही चीज़ें लगभग आती हैं। तो हम जो आपका मिशन है वो ऐसा बिना हाथ पैर सर वाला नहीं होना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि उससे आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस दिखे, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस, और ये दिखे कि हाँ आपकी कंपनी प्रेजेंट है, आपकी कंपनी जिंदा है एक अच्छे तरीके से। विजन मिशन से ही आता है। मिशन नहीं होगा तो विजन का क्या करेंगे? जहाँ पहुँचने के लिए कुछ है ही नहीं तो ब्रिज का क्या करेंगे फिर। फर्म्स गाइडिंग प्रिंसिपल कॉमन पर्पस एंड एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि भैया तुम्हें अपना ये मिशन अचीव करना है। और साथ ही साथ में एक तरीके से ये PR टूल, PR होता क्या, आपने वर्ड सुना होगा ना, PR। तो PR का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, और ये एक तरीके से पब्लिसिटी टूल होता है। मतलब एक कंपनी का बड़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट का सीनियर कोई एग्जीक्यूटिव है, वो ये बात बोल रहा है कि हमारी कंपनी का मिशन ये है, हम लोग ये अचीव करना चाहते हैं। तो लोग इस बात को सुनेंगे एंड समझेंगे अरे यार ये कंपनी तो बड़ा कुछ अचीव करना चाहती है, इसका तो मिशन ये है। तो एक तरीके से पब्लिसिटी के लिए भी ये यूज़ हो जाता है। तो मिशन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से इसके आगे वाली चीज़ें देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस लगभग सारे सेम ही होते हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन मतलब पहले बनाना, इंप्लीमेंट करना मतलब उसे इंप्लीमेंट करना, इवैल्यूएट करना मतलब आपने जो इंप्लीमेंट किया था एंड आपने जो सोचा था उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना, वहाँ इवैल्यूएशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डेवलप करना है, आपको मिशन डेवलप करना है और आपको विजन डेवलप करना है कि आपका मिशन ये है, आपका विजन ये है, ठीक है। आपको ये अचीव करना है और ऐसे अचीव करना है, ये आपने अपने विजन और मिशन में सोच लिया था। उसके बाद आप देखोगे बाहर कैसी सिचुएशन है, फिर आप देखोगे अंदर कैसी सिचुएशन है,
फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये होंगे, और उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना लोगे कि हमें ये अचीव करना है और इसको अचीव करने के लिए हमारी ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, यहाँ तक आपने फॉर्मुलेशन का काम कर दिया। उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हो, और इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज को भी रिजॉल्व करते हो। लास्ट में जब आप सब कुछ देखते हो कि मैंने ये सोचा था और ये एक्चुअल में किया है और ये डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है उस चीज़ों को देखना होता है। तो ये हमारा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। आप उसको पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड्स के साथ पढ़ लेना। मैं यहाँ पे रिवीजन पर्पस से बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, क्योंकि अब जाके अगर आप टेक्निकल वर्ड्स भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएंगे। ठीक है सॉरी। उसके बाद आता है कि स्ट्रैटेजिक विजन क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला था रोड मैप, जैसे कि मैंने बोला था ना कि एक तरीके से मैप के जैसा हो गया, मतलब उसको बताता है कि तुझे ऐसे पहुंचना है। जैसे ब्रिज हो गया, वो भी यही हो गया कि इस बंदे को वहां तक पहुंचाने के लिए रास्ता है एक तरीके से। इसी तरीके से विजन एक मैप की तरह काम करता है कि भैया वो तुम्हें बता देगा तुम्हें ऐसे और इस रास्ते से वहां तक पहुंचना है, उस खजाने तक पहुंचना है। ट्रेजर हंट वाली चीज़ होती है एक तरीके से। ठीक है, इसके अंदर सारी तरीके के फैक्टर्स को साथ में लेकर काम किया जाता है साथ। अच्छा, उसके बाद आता है एलिस के एलिमेंट की। ये विजन जो स्ट्रेटेजिक विजन होता है ना, वो कंपनी को बताता है उसके बारे में, उसके खुद के बारे में कि भैया तुम क्या हो, तुम कैसे हो और तुम आज के टाइम पे कहाँ खड़े हो, वो तुम्हें विजन बताता है। ठीक है, थ्रू विजन अ फर्म डिफाइंस व्हाट बिजनेस द कंपनी इज इन एंड कन्वे करता है कि वो आज कहाँ पर है। साथ में विजन जो स्टेटमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है, जहाँ पर वो लोगों को जाना होता है, जो चीज़ उन्हें अचीव करनी होती है, जो ऑब्जेक्टिव उन्हें अचीव करने होते हैं, जो मिशन उन्हें अचीव करना होता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है विजन। तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, मोटिवेशन से भरा होना चाहिए, सो दैट वो एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करे कि हाँ ऐसे नहीं करते, सोच के देखो ये होगा। दैट इज़ कॉल्ड विजन। क्या आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, क्या सोच के देखो। आज तुम अगर एसएम को इतने अच्छे से पढ़ लेते हो, इसको सब्सक्राइब करके इसको मतलब एकदम अच्छे से एसएम कर लोगे, क्या पता एसएम की वजह से ही मैं रुक रहा हूँ, एसएम में अच्छे मार्क्स ले आऊँगा तो मैं सीए बन जाऊँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड विजन। सीए बनना इज़ योर मिशन। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा विजन और मिशन। अच्छा, उसके बाद डेवलप कैसे होता है स्ट्रैटेजिक विजन, तो वो देखो कि इसके लिए आपको इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, आपको हाई चैलेंजिंग टास्क करने होंगे, आपको बहुत क्रिएटिव तरीके से सोचना होगा, लोगों को मोटिवेट करना होगा। आपका जो विजन है वो क्लियर एंड क्रिस्पी होना चाहिए। ऐसे नहीं घुमा फिरा के बातें करें, आधे बातें तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, आधे बातें तो समझ नहीं आएंगी एम्प्लॉयज़ को कि घुमा रहा है बॉस। तो वो वाली चीज़ है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एंड वही है कि मोटिवेशन से भरा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेवलप करते हो एक स्ट्रैटेजिक विजन। उसके बाद आता है कि कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए जब मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी के लिए। तो मैंने आपको बोला था मिशन के टाइम पे ध्यान रखना, क्योंकि आगे आएंगी वही वाली चीज़ है कि जब आप मिशन बनाते हो तो उसमें एक स्पेशल आइडेंटिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। आपकी गोल्स जो आपने सेट किए होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्नोलॉजी, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी होती है वो सारी इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। अच्छा, हाईली पर्सनलाइज्ड और यूनिक ऑफ द फर्म। ऐसा नहीं है कोई ऐसा मिशन कर लिया जो हर एक कंपनी का मिशन है, तो भैया तुम अलग क्या दिखे, तुम्हारा क्या मिशन, मतलब वो तो सभी कंपनियां कर रही है ना। तो तुम्हारा एक पर्सनलाइज और यूनिक होना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग को हटा दो, क्योंकि जब तुम ये कहोगे कि हमारी कंपनी का मिशन है कि हम बहुत सारा प्रॉफिट बनाएं, तो देखो कस्टमर को तो हमेशा ये लगता है, आप फ्री में भी चीज़ दे रहे हो तो उसको ये लगेगा कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा तभी फ्री में दे रहा है, राइट। आप चाहे अच्छी चीज़ भी फ्री में दे दोगे तब भी उसको यही लगेगा। तो वही वाली चीज़ है, अगर आप पहले ही लिख दोगे कि आपका मोटिव भी प्रॉफिट मेकिंग है तो कस्टमर तो यही सोचेगा ना कि भैया ये तो पैसा बनाने में लगा हुआ है, इसे प्रोडक्ट के मतलब कस्टमर्स की चिंता नहीं है। तो ये वाली चीज़ आपके मिशन में नहीं होनी चाहिए, इसे अवॉइड करें। एंड आपका जो मिशन है वो प्रिसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सा और सच्चा सा होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपके मिशन से ये होना चाहिए कि कंपनी की प्रेजेंस क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, फर्म की, आपकी कंपनी अब फिलहाल किस हालात में और किस हालात में पहुंचने की कोशिश कर रही है, वो सारी चीज़ें आपकी स्टेटमेंट में होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये इंपॉर्टेंट है तो ये अच्छे से करना। ठीक है, एक बार आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट आता है इस पूरे चैप्टर का कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव के। इसको पढ़ने के लिए वैसे तो आपको खुद को भी चीज़ें पता होनी चाहिए, इतना तो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से फिर भी देख लेते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं वो एक दूसरे से कॉरिलेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक यहाँ पर बना रहे हैं एक यहाँ पर बना रहे हैं, दोनों अलग ही डायरेक्शन में कुछ चला रहा है और कुछ भी अचीव नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बेसिक क्या होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में, वो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के पार्ट होते हैं। चैलेंजिंग होने चाहिए, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस ऑब्जेक्टिव बना दिया, बिना हाथ पैर के बना दिया, बाद में हम उसे ना तो मेज़र कर सकते हैं ना ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या गलती है, क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। रिलेट करने चाहिए अपनी फर्म से और टाइम फ्रेम से कि इतने टाइम तक हम उसे अचीव करेंगे। तुमने एक ऐसा बिना हाथ पैर सर का, मतलब बिना इम्पॉसिबल सा एक ऑब्जेक्टिव रख दिया कि मैं तो 1 साल में अचीव करूँगा, तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। हमने इस चैप्टर को यहाँ टाटा बाय बाय कर दिया है। मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको कुछ गलती लगती है या फिर आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इस सीरीज़ का बहुत जल्दी आपको और चैप्टर्स मिलते रहेंगे। 7 दिन में पूरा SM कंप्लीट हो जाएगा। ये रिवीजन पर्पस के लिए मैं बार बार बोल रही थी, तो रिवीजन करते रहना। एंड बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम मुझे नहीं पता पोस्टपोन होंगे या नहीं, लेकिन अगर पोस्टपोन होते हैं तो भी पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है, अच्छे से करना है। बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी CA बन जाओगे। ओके बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। बाय।